धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे इस अपोजिशन पार्टी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उस पर बोलने के लिए मौका दिया है। सरकार के पक्ष और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। आज का ये चर्चा जो हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराने के बाद हम लोग सब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में चले जाएंगे, तो इस पुराने संसद भवन में शायद ये आखिरी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसलिए विशेष रूप से हम सब इस ऐतिहासिक पल को देख भी रहे हैं और साक्षी बन करके भाग भी ले रहे हैं। सर, कोई भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसका कारण होते हैं। हम लोगों ने बहुत बार इस तरह का प्रस्ताव देखा है और यहाँ पे जो वरिष्ठ मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने भी कई इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को देखा है। लेकिन सर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी कि अविश्वास प्रस्ताव कब लिया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है। अक्सर जब देश में कुछ ऐसा राजनीतिक हालत बन जाते हैं जहां लगता है कि सरकार का जो संख्या है उसमें कम हो जाते हैं या सरकार के पास वो ताकत नहीं रहते हैं देश को संचालित करने के लिए और नेतृत्व कमजोर हो जाते हैं, कई परिस्थिति होते हैं, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश, भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर, मैं 2004 से इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने कुछ दृश्य देखा है और हम जब वहां बैठते थे ऑपोजिशन के रूप में और कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत के आई थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 138, 138 हमारे पास थे, 145 कांग्रेस के पास थे और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में
कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई यूपीए 1। और उस समय हमने देखा है, आज हम लोगों कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है, यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी वो उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहां से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज टीएमसी के जितने मेंबर यहां बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेली जीत के आई थी और वहां इस सीट में जहां मेहताब जी बैठे हैं वहां पे ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहां जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहां तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहां सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे या उनके टीएमसी वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए, तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीजों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। 1-2 बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी
आपको सोचना पड़ना था, लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहां के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हरेक भारत का हरेक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ और आपको यह समझना पड़ेगा 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा उसमें 97% गिरावट आई है और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आफ्पा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के
पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर आसाम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था। आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। असम में अब अफ्स्पा नहीं है, त्रिपुरा में अफ्स्पा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था। अब नागालैंड के कुछ जिले और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं। तो आप लोग जब इस तरह का मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यकता होता है, वरना इस देश का महान संसद में बैठ करके गलत बयानबाजी करने से गलत मैसेज जाता है और देश को गुमराह करने से आपको क्या फायदा। आखिर तो हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, जब मैं तो पहला जब हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है, और अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है, सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर, भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। दिल्ली से हुकूमत करने का कोई मतलब नहीं होता है। जन जन सेवा, जन भावनाओं को समझते हुए काम करने से तब लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा आप लोग ने पिछली 66 साल में आपने सोचा ही नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं का तो दूर है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के साथ पूरा दिल से दिल जोड़ते हुए आज लोगों का विश्वास जीता है। यही प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबको लेकर के एक टीम होकर के कल ही प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट को हम नए फेस डेवलपमेंट में ले जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ग्रोथ इंजन बनेगा। इंडिया का जो सपना पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का भी बड़ा योगदान होगा। 2004 में तो मैं एमपी बना, लेकिन उसके पहले मैं स्टूडेंट थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ छात्र के रूप में पढ़ते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लोग जानते नहीं थे। हमारा यहाँ पे कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते होंगे अब तो। उस समय परिस्थिति बहुत खराब था और मुझे भी पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो भी नहीं पता था कि अरुणाचल है कहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ जीत के आए संसद में, तब भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछते थे कि ये अरुणाचल किधर है। ये हालत था उस समय का। केंद्र में जो मंत्री थे उनको पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, वो 8 स्टेट का नाम भी नहीं बता पाते थे। जब मंत्री का, वरिष्ठ अधिकारी का ये हालत है, तो आम जनता जो सड़क पे बैठते हैं, मार्केट में, गांव में बैठते हैं, उसको कैसे पता होगा। जो संचालित करते हैं सरकार को, उनको ही नहीं पता था। और उस समय जब कुछ घटनाएं होते थे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, तो उसमें जो परिस्थिति बहुत गंभीर थे। अध्यक्ष जी, आपको, क्योंकि आप भी हम लोग साथ में थे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब यहां देखिए पर्सनल झगड़ा किसी 2 व्यक्ति का बीच में हो सकता है, वो मैं मना नहीं करता हूं। और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से भी अगर गलती भी हो जाता है तो भी मैं मना नहीं कर सकता, गलती होता होगा, जिसका गलती है उसको सजा देंगे। लेकिन जो उसमें प्रोफाइलिंग या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो बात होते थे, उस समय दिल्ली और मेजर शहरों में
कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे उसके साथ बड़ा जुल्म होता था और कोई व्यवस्था नहीं था उसको ठीक करने के लिए। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे, लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन। और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराई और नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वहां तैनात हैं और स्पेशल पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से अलग से एक ऑफिस खड़ा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर को दायित्व दिया। इसलिए आपने पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई बड़ा घटना हुआ है आपने सुना नहीं है। ये होता है प्यार, ये होता है चिंता नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। आप क्या बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी अपना ही रीजन के बारे में इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री करते हैं, कम से कम उसका धन्यवाद तो एक सेंटेंस में बोल सकते थे। राजनीति में इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए कि आप अंधे बन जाएंगे। कम से कम जो अच्छा काम किया है उसका तो जिक्र होना चाहिए। अभी कई, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, जैसे युवा संगम, नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और देश में जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बीच में युवा संगम का कार्यक्रम चल रहा है। यहां से बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं स्पेशल ट्रेन से और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहां अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोजर ट्रिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना रख करके प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ एक साथ कैसे हम जी सकते हैं, देश को कैसे मजबूत बना सकते हैं, अच्छा चर्चा हो रहा है। मैंने रिपोर्ट लिया है बहुत अच्छी तरह से। आज इसका युवा संगम का कार्यक्रम चल रहा है और इंटीग्रेशन, देश को एकजुट रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे तमिल संगमम का प्रोग्राम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट को गुजरात से जोड़ने के लिए रुक्मिणी श्री कृष्णा का जो स्वयंवर को फिर रचना करके हर साल माधवपुर गेर में वहां बड़ा मेला होना, कितना कार्यक्रम हो रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग महसूस करते हैं और इस महान सदन में मैं बताना चाहता हूं, आज आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट का हर एक जन कहते हैं प्राउडली, फख्र के साथ कि मैं भारतवासी हूं। उस समय लोग बाय टेक्निकल, बाय डेफिनेशन सब कुछ आप कहते हैं भारत, हम भारत के हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपने जोड़ने के लिए काम किया ही नहीं है। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ, चीन ने जो आक्रमण किया अरुणाचल और लद्दाख में, अरुणाचल का नाम उस समय नेफा थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता यहां सदन में जब विश्वास यहां पे रखा कि नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, उसके बाद आपको मालूम है नेहरू जी ने क्या कहा था। हम तो आज भी मानते हैं, 1962 में मेरा तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है और जो लोग बताते हैं, रिकॉर्ड तो सबके पास है। और ऑल इंडिया रेडियो में नेहरू जी ने क्या क्या बात कही थी वो मैं तो पूरा मालूम है। जब पूरा अरुणाचल, पश्चिम अरुणाचल को चाइना ने कैप्चर कर लिया, असम पहुंच गया, मिसामारी पहुंच गया, तब नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो में एक संदेश भेजा। संदेश में क्या कहा कि माय हार्ट
goes out to the people of Assam. मतलब नेफा असम का ही हिस्सा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन आप लोगों के प्रति मेरा मन में दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। कहना ये चाहिए था प्रधानमंत्री उस समय कि आप चिंता मत करो, एक एक इंच हम वापस लाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमारा इंडियन फोर्सेस आपको बचाएंगे। हाउस ने बाद में रेजुलेशन किया, आपको याद है। तो उसके बाद में यहां पिछली 2-3 साल में जो आप लोगों का बार बार बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया, वहां गांव बसा लिया, ये तो मैं शब्द ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात है 1959 में जिस जगह को चीन ने कब्जा कर लिया था, हमारा असम राइफल्स के वहां डिप्लॉयड थे, और जिस जगह को कैप्चर किया 1959 62 से पहले, वही जगह में आज चाइनीज वो पीएलए ने वहां गांव बसा के रखा हुआ है। वो 59 में कांग्रेस पार्टी ने दान दिया है, और आप हम लोगों को कहते हैं ये पाप है। इसलिए ये सारे जो बहुत ही सीरियस चीज है, हल्का फुल्का यहाँ कह देते हैं कि चाइनीज घुस गया और घर बसा लिया। मैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जितने भी यहाँ मेरे बात से जो सहमत नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मानसून सेशन खत्म करने के तुरंत बाद आप सब मेरे साथ अरुणाचल जाना है, और आपको एक एक इंच मैं आपको लेके दिखाऊंगा। कोई बदमाश पत्रकार ने कुछ छपवा दिया और आप लोग उसको बजा रहे हैं बार बार, ये क्या शर्म आनी चाहिए आपको। सोचना चाहिए इस तरह का बातें करने से पहले कि देश हित में क्या है और क्या नहीं है। इतना तो गंभीरता सब में होना चाहिए, ये तो अपेक्षित है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। 2014 में एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम में गुंजी गए, राजनाथ जी का परमिशन से हम वहां गए। जब मैं गुंजी पहुंचा, ये उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत चाइना का वो ट्राई जंक्शन एरिया है। जब वहां गए, वहां में लोकल आदमी सिर्फ 2-4 बच गए, हमारे फोर्सेस के लोग हैं। तो मैंने कहा लोकल लोग कहाँ चले गए, तो लोकल लोग तो सब नीचे चले गए हैं, प्लेन्स में चले गए। एक बार नीचे गया तो गया, वापस नहीं आते, क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता था। और हमारे वहां एसएसबी के, आईटीबीपी के, आर्मी के जितने भी फोर्सेस थे, उनके हाथ में मोबाइल तो थे, लेकिन वो सिम कार्ड नेपाल का यूज करता था। आप सोच के देखिए, नेपाल का सिम कार्ड यूज करता था। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हम दुश्मन नहीं है, लेकिन नेपाल का सिम कार्ड को हमारा फोर्सेस यूज करते थे। तब हम वापस आए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैंने बताया कहानी, और उसके बाद आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं, वो जो 2014 में जो हालत था, आज कहानी बदल चुके हैं। आज सीधा आप दिल्ली से जाकर के आप देहरादून जाने का जरूरत नहीं है, सीधा धारचूला से, गुंजी से लीपू लेक तक गाड़ी से पहुंचता है। 9 साल के अंदर में इतना बड़ा बदलाव, और पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख, कश्मीर तक बॉर्डर एरियाज में अब कोई मेजर बॉर्डर नहीं रह गया जहां गाड़ी नहीं पहुंचता है। और उस समय हर एक बॉर्डर पॉइंट पे हम लोग पैदल जाना पड़ता था। हमारा जो फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी 3-4 दिन लॉन्ग पेट्रोलिंग करते थे। विंटर में तो जा ही नहीं सकते थे बर्फ के कारण। आज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितना रोड्स और ब्रिजेस बनाया है, अगर मैं गिनती करके यहां बताऊंगा तो मेरा सारा जो भाषण देने का समय है वो गिनती में चले जाएंगे। इसलिए मैं बाद में फोटो के साथ सारा डिटेल भेज दूंगा कांग्रेस के एमपीओ के पास, ताकि वो समझे कि 9 साल के अंदर में कितना तरक्की हुआ है। पिछले 9 साल में 5 लाख करोड़ का टोटल बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के 54 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। ये 233% इंक्रीज है। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 1%, 2% नहीं, 100% नहीं,
233% 9 साल के अंदर में बजटरी सपोर्ट वहां जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। और उसके बाद रोड के बारे में तो अगर मैं कहूंगा तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर बदल चुके हैं। मैं जब यहां सदन में आए एक भी डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन नहीं था। और 2014 में हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता नहीं था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100% डबल लेन रोड से कनेक्ट हो चुके हैं 9 साल के अंदर में। इससे दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहेगा और प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है तो काम कर सकता है। ये प्रूव करके दिखा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41,746 किलोमीटर रास्ता 26,226 करोड़ के लागत से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, दोला सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गांव में जाकर के पूरा 2 दिन वहां बैठा, रात गुजारे और वहां से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा चुनाव से पहले। उसके बाद आपको मैं 2-3 बातें और आप राजा जी, आप टेलीकॉम मंत्री थे, आपको मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट के गांव में आपने टेलीकॉम टावर लगाया, वो आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आप चुपचाप सुनिए। But not a single village was connected. What's the point? What is the point? Now it is happening. हाँ, इसलिए सर, Mr. Minister, please address the Home Minister will reply on that issue. सर please address the chair. He is speaking on the मैं no सर confidence motion. He is speaking on the no confidence motion. No confidence motion, the Council of Ministers. The subject. your partner Mr. minister please sir, address the नहीं chair. सर, वो क्या है ना, वो वरिष्ठ है लेकिन उत्तेजित होके बैठे हुए हैं। You सर, don't get distracted. नहीं सर, My request is don't get distracted. Stick to your points. and what please I am going to tell is, he is saying, talk about today's motion, no confidence motion. Please. His partner MP, who spoke as an initiator, devoted 50% on Northeast. His speech, 50% was devoted on Northeast. I have to respond. Otherwise, what is the meaning of making all wild allegation and no clarification? Please address. ये कांग्रेस पे नाराज ये होना चाहिए, उसको एक्शन जो लिया ना कांग्रेस पार्टी ने, इसको एक्शन लिया था, वो हम लोगों को नाराज हो रहे हैं। सर, 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में टोटल हमारा कितने एयरपोर्ट थे? नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट्स थे 2014 से पहले, और 9 साल के अंदर में ये संख्या 17 हो चुके हैं। उससे पहले गुवाहाटी मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बन चुके हैं। सर, इसके बाद वाटरवेज, ब्रह्मपुत्र नदी और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा बड़ा नदी होते हैं, वाटर को हमारा एक सोर्स साधन बनाने के लिए नेशनल
वाटरवेज का जो कार्यक्रम है 2014 का पहले तो वो कल्पना में भी नहीं किए थे, लेकिन 2014 के बाद 20 नेशनल वाटरवेज बन चुका है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। सर, एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 9 सालों के अंदर में टोटल 843 न्यू स्कूल्स खोले गए हैं, 20 लाख टीचर्स का अपस्किलिंग हुए हैं, 21,151 करोड़ उसके लिए खर्चा किया गया है। कई नाम है, कई स्कीम्स है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी जो 1,123 करोड़ से इतने पैसे के लागत से बनाया था, उसका उद्घाटन किया। 18 कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया है, 7 कैंसर हॉस्पिटल्स हैव बीन इनॉग्रेटेड और 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आयुष्मान भारत के तहत 4,460 सेंटर्स का ऑलरेडी अभी और वहां नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट होकर के अभी काम चल रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ेंगे, उसका पूरे फुल स्पीड के साथ काम चल रहा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन 377 करोड़ से जो बनाया गया है उसका उद्घाटन कर चुके हैं। पावर और एनर्जी की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा तो आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर हब बनने वाला है और अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर में इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट सुबनश्री प्रोजेक्ट जो है कई सालों से लंबित था, काम नहीं चल रहा था, बंद करके रखा हुआ था, एजिटेशन चल रहे थे, वो अब चालू हो गया और इसी साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हाथों से उद्घाटन होने वाला है। इस तरीके से सर बहुत सारा चीज कहने का जगह मैं अब दूसरा टॉपिक में शिफ्ट करना चाहता हूं। अब नॉर्थ ईस्ट का जो आपने मणिपुर का जिक्र किया तो मैं उसको इतना बताऊंगा कि गृह मंत्री जी जब कहेंगे तो इसको डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट से अब थोड़ा हट के 1-2 सेक्टर में जाना चाहूंगा ताकि एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने में रख सकूं। मैं सबसे पहले तो सर स्पेस के बारे में 1-2 शब्द कहना चाहता हूं। स्पेस ऐसा है जो आम आदमी उसका फायदा तो मिलता है लेकिन सीधा सीधा नहीं जुड़ते हैं। अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन फाइनल स्टेज में है, अब वो मून के ऑर्बिट में चले गए हैं। हम पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं इसरो के साइंटिस्ट को कि 23 अगस्त को सही सलामत वो मून के साउथ पोल पे लैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक सक्सेसफुली अब तक बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सब दुआ करते हैं, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि ये सब्जेक्ट ही है भैया, सब्जेक्ट भी है। तो उसमें सदन की ओर से हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर 2013-14 तक हमारा जो टोटल इसरो का बजट 6,792 करोड़ था, 6,792.4 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके 12,543 करोड़ कर दिया गया है। और अभी अमेरिका जैसे देश भी भारत के साथ स्पेस कोऑपरेशन करके ज्वाइंट मिशन, चाहे वो स्पेस का हो, मून, मार्स, आगे का जो हमारा रास्ता खुला है, अमेरिका जैसे देश जो दुनिया का एक लीडिंग नेशन है स्पेस के क्षेत्र में, भारत के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके लिए अभी अभी प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका विजिट किए उसका समझौता भी हो गए हैं। सर टोटल 45 स्पेसक्राफ्ट मिशंस and 43 launch vehicle missions and 5 technology demonstrations have been successfully realized since 2014. Astro satellite launched by PSLV in September 2015 is the first dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial
sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously. AstroSat has been major breakthrough by discovering 5 new galaxies. ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। 2017 में PSLV C-37 दुनिया का एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। 104 सैटेलाइट को सिंगल लॉन्च में सैटेलाइट में प्लेस करने का रिकॉर्ड कायम किया है। कई एक के बाद एक अचीवमेंट किए हैं स्पेस में। मैं सर उसको बहुत लंबा नहीं खींचते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि स्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो कार्यक्रम अनाउंस किया गया है, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद का जो हेडक्वार्टर में इनॉग्रेशन किया, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और विक्रम एस, लॉन्च ऑफ विक्रम एस इज ए सबोर्टेल लॉन्च व्हीकल फ्रॉम MS Sycroute Aerospace Private Limited, Hyderabad. It was accomplished on 18th November 2022. तो ये सर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। स्पेस मिशन के बाद मैं सर थोड़ा सा खेल के क्षेत्र में जाना चाहता हूं सर। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ मामले हैं। मुझे इस मंत्रालय को देखने का भी मौका मिला था, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स सबके लिए है। यहाँ मुझसे ज्यादा उम्र वाला भी है, यहाँ इस सदन में मुझसे कम उम्र वाला भी है, हम लोग सबके लिए है। जो ओलंपिक में खेलते हैं, एशियन गेम्स वगैरह में जो खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। लेकिन हम लोग सब किसी न किसी रूप से खेल से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं भी खेलते हैं तो कम से कम तालियां तो हम बजाते हैं। भारत का कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाते हैं तो देश पूरा उसका सेलिब्रेशन करते हैं। इसलिए 2014 के बाद के ओलंपिक्स में हम मेडल ज्यादा क्यों नहीं जीत पाते, इस पे बड़ा चिंतन हुआ। और पुराना इतिहास तो नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाता है। मुझे तो मेरा फिंगर टिप्स में है कौन सा साल में किस स्पोर्ट्स में कितना मेडल लाए हैं। लेकिन जब हम छोटे थे, मॉस्को ओलंपिक के बाद हम जब देखते थे न्यूज में, मेडल आता ही नहीं था इंडिया का। तो 1984 में देखा, एक भी मेडल नहीं है इंडिया का, मतलब सूची में ही नहीं आते हैं। 1988 सोल ओलंपिक्स में भी इंडिया का नाम नहीं है। फिर 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में इंडिया का नाम नहीं। तो बड़ा मायूस सा माहौल होता था कि दुनिया ओलंपिक कर रहे हैं और हम लोग मेडल नहीं जीतते हैं। उसके बाद एक एक दो दो मेडल हम जीतने लगे, जैसे तैसे करके एक एक दो दो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च किया और हमारे जितने भी जो बड़े खिलाड़ी हैं सबको आइडेंटिफाई करके उनको एक पूल में एकत्रित करके उसको फोकस्ड अटेंशन देने के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो 21 में होस्ट किए हैं, मगर नाम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, पहली बार 7 ओलंपिक मेडल जीत करके लाए हैं। और अगर आप कहानी सुनेंगे अध्यक्ष जी, एक एक खिलाड़ी के पीछे जो लागत है, जो मेहनत है, पूरा टीम एफर्ट होता है इसमें। चाहे कोचेस का काम हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे पैसे उसमें जरूरत पड़ता हो, पूरा उसमें इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। और आप किसी भी खिलाड़ी को पूछ लीजिए आज पकड़ के, कई खिलाड़ी ऐसे हैं, पुराने खिलाड़ी, आज हमारे पास आके बोलते हैं हमारा तो खेलने का दिन चले गए, काश मेरे खेलते वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री होते। ये कहते हैं, ये सुनो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि काश मैं रिटायर नहीं होते, मैं अभी भी खेल रहा होता, क्योंकि अभी खिलाड़ियों को इतना सम्मान इज्जत मोदी जी देते हैं। उस समय का तो प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, उस समय खेल मंत्री भी मिलने तक नहीं आते थे। आप देखिए, ट्वीट देखिए, जो पुराने खिलाड़ियों को उनका ट्वीट, उनका जो उन सब इंटरव्यू कीजिए, आप देखिए। इसलिए मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ही है। नहीं, वो मेरे दोस्त है, वो बाहर जाके मेरे साथ बैठते रहते हैं, वो मालूम है
यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, बाहर जाके बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए मोदी जी ने जो किया कोई नहीं किया, ये खुद कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड हो, चाहे वो खेलो इंडिया के तहत हो, रिकॉर्ड नंबर ऑफ फंडिंग 2014 के बाद शुरू हुए हैं। आज 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश भर में है, उसमें 3 नॉर्थ ईस्ट में है, और उसमें ओलंपिक और इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाते हैं। उसके बाद सर, आज आप लोग मणिपुर जो कह रहे हैं, मणिपुर इंडिया का पहला प्रदेश है जो नेशनल लेवल का भारत सरकार का नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त किया है। और मैं खुद वहां विजिट किया, और वहां जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब कहते हैं कि ये जिस तरीके से प्लानिंग के साथ काम चल रहा है, ये दुनिया का एक बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही चर्चित और बहुत ही स्पेशल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा। ये कंप्लीट होने पर काम तो चल रहा है। उसके बाद सर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब शुरू किया गया था, क्योंकि इस देश में नेशनल गेम्स रेगुलर होते नहीं थे, और खिलाड़ी जो है कहाँ खेले, बड़े खिलाड़ी तो विदेश में भी खेल सकते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, देश के अंदर में कोई बड़ा कंपटीशन होते नहीं थे। इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू किया गया है, और पुणे में, गुवाहाटी में, पंचकुला हरियाणा में 3 यूथ गेम्स बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। उसमें एक माहौल, इस देश में माहौल खड़ा किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जम्मू कश्मीर से हमारे फारूक जी और जज साहब यहां बैठे हैं, दोनों मालूम होगा, एक आपके साथ में एक विधायक थे। मैं जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स चालू कराया था वहां गुलमर्ग में, आपके साथ में जो एमएलए थे, वो अभी एक्स एमएलए है, वो भावुक हो गए, भाषण देते रोने लगा। वो कहा कि पहली बार लगा कि कश्मीर में भी गतिविधि हो रहे हैं। तो मैं उस समय रोने हाँ जी बोलने तो विंटर held when the Prime Minister was in the now Ambassador to Russia. Gujral Sahab was the Prime Minister, and the first international games were held in Gulmarg. I was the Chief Minister. So let's be frank about it. Gulmarg has always been center of skiing. No doubt, I have no doubt about it, that Khel India has changed many aspects. There's no doubt about it. But let us not say that it was not done before. It was done before, and what we have seen, now we see only improvement in the thing that is being done. फारूक जी ने जब वहाँ मुख्यमंत्री थे, जरूर इवेंट होस्ट किया होगा, और केंद्र सरकार में मंत्री भी थे तो जरूर इवेंट किया होगा, लेकिन कोई नियमित रूप से कोई वो प्रोग्राम नहीं था, वो कोई इस तरीके से एक फिक्स इवेंट नहीं था। अब जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड और एवरी ईयर है, हो रहा है, ये फर्क है। और वहाँ विंटर स्पोर्ट्स का एकेडमी का स्थापित करने के लिए सब कुछ हो गया है। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर की वजह से जमीन वहाँ एक्वायर नहीं कर पाया था, इसके वजह से कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पहले एक इवेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, अब रेगुलर प्रोग्राम बन चुके हैं। सर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आप तो बहुत, इसमें सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए। कटक में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, हम वहां जाकर के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जब अप्रूवल मिला, आपके मुख्यमंत्री से बात किया, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी अभी यहाँ नहीं है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, पेट्रोलियम मंत्री थे, तो पेट्रोलियम कंपनियों ने भी कुछ इसमें सपोर्ट किए थे। जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमने कटक में, भुवनेश्वर, उस इलाका में जब शुरू किया, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उसका इतना बड़ा असर होगा। और आज जब मैं आपके सामने में बोल रहा हूं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो चाइना में चल रहे हैं, भारत ने अब तक इतना मेडल जीत चुके हैं जो इतिहास में पूरा मिला करके भी मेडल नहीं जीते।
भारत के खिलाड़ियों ने जीत चुके हैं। ये कितना क्रांतिकारी रिजल्ट लाए हैं सर। इसलिए सर इस तरह का जब कोई अच्छा कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सदन सब मिलकर के इसका सराहना करना चाहिए। यहां तक हमने इंडिजिनस गेम्स के बारे में सोचा। पहले तो जो क्रिकेट खेलते थे, गोल्फ खेलते थे, टेनिस खेलते थे, उसको थोड़ा सा पहचान मिलते थे या इज्जत मिलते थे। हमारे जो कबड्डी खेलने वाले, जो मलखम खेलने वाले, खो खो खेलने वाले, गटका खेलने वाले, थंगथा, कलरी पट्टू, जो हमारे जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स खेलने वाला को कोई पहचान नहीं था। हम लोगों ने मोदी जी के आशीर्वाद से पहली बार जो इंडिजिनस खेलते हैं उनको भी अर्जुना अवार्ड देने का प्रक्रिया शुरू किया और जितना भी खिलाड़ियों का जो प्राइज मनी है उसको भी इजाफा किया। पूर्व खिलाड़ी जो हमारे वर्तमान में हालत खराब होकर बैठे हैं, जिसका बहुत इंडिजेंट हालत है, फाइनेंशियली बहुत खराब हो चुके हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक हम लोगों ने स्पोर्ट्स वेलफेयर स्कीम चलाया। वो आज फॉर्मर प्लेयर्स को सपोर्ट दे रहे हैं। इसी प्रकार से सर जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन देते हुए आज उसके लिए फंडिंग का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस प्रकार से सर आज मैं आपको जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये भी फिटनेस से रिलेटेड है, इसके बारे में 2 लाइन जिक्र करना चाहता हूं। मोदी जी चाहते हैं कि भारत के हर एक नागरिक स्वस्थ हो, फिट रहे। इसलिए कल्पना की और प्रधानमंत्री जी का जो सोच को पूरा करने के लिए मुझे काम करने का मौका मिला और फिट इंडिया मूवमेंट को 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया है। और आज पूरा देश भर में, चाहे आप इसको सपोर्ट करें ना करें, हर एक जन फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। आज पार्क में जाओ, ग्राउंड में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ तरीके से ओपन जिम के माध्यम से या पार्क में वॉकिंग करो, प्लॉगिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो और कुछ ना कुछ करके फिटनेस के साथ जुड़ने का काम शुरू किया है। और फिटनेस के साथ साथ कभी कभी हम उसको ये जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है, जैसे सरदार पटेल जी का जयंती में हम लोग कुछ ना कुछ उसमें फिट इंडिया का रन करते हैं। महात्मा गांधी जी का जयंती में फिट इंडिया का कार्यक्रम जोड़ते हैं। कभी कभी प्लोक रन करते हैं कि फिटनेस करते करते गंदगी, जो भी प्लास्टिक कचरा है, उठा करके आप साफ करें। इस तरीके से एक इनोवेटिव आइडिया से फिट इंडिया मूवमेंट को देश भर में चलाया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि आज 2014 से पहले जितना एमपी थोड़ा फिट नहीं थे, आजकल एमपी लोग भी सब फिट हो गए हैं। और ज्यादा एमपी तो मैं देखा हूं, जितने जो एमपी से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में सांसद खेल स्पर्धा भी करते हैं, तो अरे कांग्रेस के एमपी भी बहुत फिट हो गए हैं। फिट इंडिया का कैंपेन का असर सबको हुआ है। कोई लोग कहते हैं, कोई लोग नहीं कहते, अलग बात है। फिटनेस यूनिवर्सल है, सबके लिए ये जरूरी है। सर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां रेलवे लाइन नहीं है और 2004 में लालू प्रसाद यादव जी यहां रेल मंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे, तो उसको मैंने कहा था, उसमें मेरा वीडियो क्लिप भी होगा, आप लोग देख लीजिए यूट्यूब में। मैंने कहा लालू जी आप कभी अरुणाचल गए हैं? बोला नहीं गया है। अरुणाचल प्रदेश को रेलवे मिलेगा वो बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो रेलवे को बहुत ही सीमित रूप से देखते थे। तो बाद में जब सरकार बदली 2014 के बाद, 2014 सरकार बदलने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज 8 स्टेट में 7 स्टेट में रेलवे लाइन पहुंच चुके हैं। 9 साल में कहानी कैसे बदल गई है। और उसके बाद अब जो आगे का प्रोजेक्ट है उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाओगे। रेलवे का जो पहाड़ों में जिस तरीके से एक प्लानिंग जो रखा है, अभी रेलवे का डिपार्टमेंट का जो सर्वे चल रहा है, जो डीपीआर बन रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ढंग रह जाओगे कि भारतीय रेलवे भी इतना कमाल का काम कर सकते हैं। 2004 से 2014 के बीच में टोटल 2004 से 14 के बीच में कितना रेलवे ट्रैक बिछाया आपने?
14,985 किलोमीटर। 2014 से 2023 के बीच में कितना किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया? 25,871 किलोमीटर। पहले एक दिन में औसत में बता रहा हूं, एवरेज 4 किलोमीटर प्रतिदिन, 4 किलोमीटर पर डे। उसके बाद ये इंक्रीज हो गया, 7.8 किलोमीटर पर डे का स्पीड से बना, और आज जब मैं आपको बता रहा हूं ये स्पीड आगे बढ़कर के 23-24 में 14 किलोमीटर पर डे का स्पीड से रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जिस स्पीड में हुए हैं उसको भी आप सुनिए। 2004 से 2014 के बीच में टोटल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 5,188 किलोमीटर पे हुए हैं। 2014 और 2023 के बीच में 37,000 किलोमीटर पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुए हैं। ये 91% का टोटल इजाफा हुए हैं। टोटल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज। पहली बार मैं आपका भाषण इतने लंबे समय तक सुन रहा हूं, 1 घंटा होने वाला है। लेकिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बोला है तो उसको गिराने के लिए तर्क रख करके तो सब बोलना पड़ेगा। नाटक वाला विषय था ना, इसलिए नाटक वाला था। भगवान परशुराम 2000 मूर्ति है आपके अरुणाचल प्रदेश। 2004 से 2014 के बीच में टोटल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज देश में कितना बना? 4,418, और 2014 से 2023 में 10,867 फ्लाईओवर्स और अंडर ब्रिजेस बने हैं। 2.6 टाइम्स का इजाफा हुआ है। सर, टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 2004 से 2014 837 बना। 2014 से 2023 में 2,571 इसका नंबर्स टोटल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन 2004-2014 2,221, 2014 से 2023 6,062। उसके बाद सर फ्रेट लोडिंग का जो कैपेसिटी 13-14 में कैपेसिटी था 1,014 मिलियन टन, और आज ये बन चुके हैं 1,512 मिलियन टन। सर, जो एक्सीडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं, बहुत ही ट्रेजिक मामला होता है। बहुत एक भी अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे लिए बहुत ये दुखद घटना होते हैं। एक भी जान बहुत कीमती होते हैं। लेकिन इसमें जो कमी आई है 2004 से 2014 के बीच में पर ईयर 171 टोटल ट्रेन एक्सीडेंट्स का इंसिडेंट हुए हैं। अब ये रिड्यूस होकर के 2014 और 23 के बीच में 71 आ गए हैं। और सेफ्टी का मेजर्स बहुत लंबा है, मैं बताना नहीं चाहता हूं रेलवे सेफ्टी के लिए कितने काम हुए हैं। और आगे रेलवे जी, आप इतने बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हमारे सदन के पार्टी की ओर से इंफॉर्मेटिव है, इतने इंफॉर्मेटिव है। नो, ये काफी इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव इसलिए वो सुन के अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन सर, वंदे भारत का कार्यक्रम जिस हिसाब से देश भर में चल रहा है उसके बारे में अगर मैं कम भी बोले तो भी इनको समझ में आ जाएगा कि वंदे भारत जो इंडिया में डिजाइन किया गया, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया, और 2019 के बाद ये शुरू हुआ। आज टोटल वंदे भारत का जो पूरा कवरेज 52 लाख किलोमीटर, जो 130 टाइम्स पृथ्वी का परिक्रमा कर सकते हैं, इतना लंबी चल चुकी है। तो ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसको दुनिया ने माना है। बुलेट ट्रेन का काम भी चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो चल रहे, अहमदाबाद मुंबई वाला आपको मालूम है, ये जब वहाँ शिवसेना, पुराने वाले शिवसेना और
एनसीपी कांग्रेस सरकार के वजह से डिले हुआ और पूरा तेजी से चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब लगभग कंप्लीट का स्टेज में है। लुधियाना सोमनगर के बीच का दादरी जेएनपीटी मुंबई का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी जो काम चल रहा है। इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ये जो जिस हिसाब से जिस तेजी से रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। सर, मैं आखिरी में, क्योंकि मेरा पास बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा समापन की ओर चलना चाहता हूं। सब सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं सर। आप ये सुनना चाहते थे कुछ आप अरुणाचल से, आप इनका आप वो माधोपुर आए थे, वो बारे बोल चुके हैं। सर मैं completed 1 hour. सर मैं You have just completed 1 hour. हाँ 1 घंटे खत्म किया, मैं बस 5 मिनट में खत्म करूंगा सर। सर, आज के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। कारण इसलिए कि गौरव गोगोई हमारे दोस्त है, छोटे भाई समान है, वो आधा उसका स्पीच पूरा आधा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर बोले, तो इसलिए मैंने वहां से जवाब दिया। और नियम से तो उनको यहां बैठ के सुनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसको किसी ने नियम बताया नहीं, तो मैं इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके बाकी 1-2 सेक्टर को मैंने जोड़ दिया है। सर, आज इस सदन में जो भी चर्चा होते हैं, देश तो सुन ही रहा है, लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जाता है। क्योंकि जब कोई देश उभर के जब ऊपर आता है, एक महाशक्ति बनने के लिए जो पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो पूरा दुनिया का नजर उस देश पे होते हैं। हम लोग ऐसे बात कभी कभी कर जाते हैं गलती से कि आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं, लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। अभी आपने किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमजोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। कोई विदेशी ताकत हमारा देश का जो इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं सर विदेश में भी गया हूं, देश के अंदर में कोने कोने जगह में भी गया हूं। मैं मंत्री बनने से पहले 155 देश मैंने घूम चुके हैं। उस समय, क्योंकि मंत्री बैठते समय तो मर्जी से नहीं जा सकते हैं, उसमें तो काम करना पड़ता है, नियम है, प्रोटोकॉल है। लेकिन मंत्री बनने से पहले जब मैं जाते थे, भारत का जब हम बताते कि मैं इंडिया से आया हूं, कोई अलग से विशेष रूप से कोई स्पेशल अटेंशन मिलता नहीं था। इंडिया से आए, ठीक है इंडिया है, और यहां तक सोचते थे कि इंडिया से लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं या कुछ अच्छा चीज के लिए कोई प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं। अब ऐसा सोचते हैं कि अगर हमको किसी भी देश में जाकर के आप पूछिए, सब लोग ये सोचते हैं कि हमको कुछ करना है। देश विदेश कहीं भी आप पूछिए, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप भी महसूस करते होंगे। कोई भी इंडियन डायस्पोरा का मेंबर हो या विदेशी, आज सब भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं और भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हमारा डायस्पोरा के जितने मेंबर्स है वो बताते हैं कि प्राउडली मैं इंडियन हूं, इंडियन फ्लैग को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का इज्जत बढ़ चुके हैं। वो इंडिया नहीं जो आप लोग कह रहे हैं, जो असली इंडिया का मैं बात कर रहा हूं। इंडिया का इज्जत बढ़ चुके हैं, वो नहीं रहा भारत अब। इसलिए जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2047 में भारत कहां पहुंचना है उसका लक्ष्य मोदी जी ने सेट किया हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया कि 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रास्ता तय किया है, उस रास्ते पे आपको साथ चलने में क्या दिक्कत है? सरकार किसी का भी हो सकता है। क्या इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनते हुए नहीं दिखना चाहते हैं आप?
आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में आपको क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कभी कभी यहां में घर का मामले जो भी है उसको लेकर के किसी देश विदेश का यूनिवर्सिटी में जाकर के पूरा देश का खिलाफ बोल के आते हैं और आप उसको यहां एक इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने का? इतना अच्छा एक इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ हमारा आर्थिक स्थिति इतना बढ़िया से आगे चल रहा है। कोविड के समय लगभग दुनिया फेल हो चुके थे। भारत ने दिखा दिया कि महामारी कोविड को भी हम टैकल कर सकते हैं। पूरा देश में फ्री कोविड हम लोग ने मेडिसिन जो कोविड का सब जितने को इंजेक्शन आप लोग ने भी लिया होगा, वैक्सीनेशन इंडिया का रिकॉर्ड है। और साथ साथ में आज मैं खत्म करूं, आज जब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत काल का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें आप लोग भी साथ में आइए और ये अमृत काल का जो सेलिब्रेशन है उसको मिलकर के हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है। और जब प्रधानमंत्री पूरा अमृत काल में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम इसके बाद 25 साल का लक्ष्य को सामने में रख करके चलने के लिए जो आह्वान कर रहे हैं, तो मैं इस सदन में अपने पार्टी सरकार की ओर से अपील करना चाहता हूं, ये जर्नी में हम लोग एक साथ चलते हैं। लेट अस गो टुगेदर, लेट अस बी पार्ट ऑफ द ग्रेट जर्नी टू मेक इंडिया ए प्रॉस्पेरस एंड फुली डेवलप्ड नेशन बाय 2047। और ये जर्नी, इस सपना का पूरा करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व को और आगे बढ़ाना है। और उसी जर्नी में मोदी जी का नेतृत्व को आप भी समर्थन कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप भी देश के लिए सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी for your long speech in this house. I think you are satisfied now. श्री मनीष तिवारी जी, श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, मैं जो अविश्वास प्रस्ताव